जहाँ पर विकास की कोई अवधारणा की हम बात करते हैं तो वहाँ दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक एटीट्यूड और दूसरा एप्टीट्यूड। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो साथ में आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आज का टाइम है, बहुत चेंज हुआ है और हम बिल्कुल सहमत हैं कि डिग्री के साथ साथ स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मार्केट के लिए राइट प्रोडक्ट हैं। तो इंडस्ट्री के लिए उपयोगी वो व्यक्ति है जिसके पास स्किल सेट है, और स्किल सेट एक बाई प्रोडक्ट है किसका? डिग्री का। एआई आ गया तो कहें एआई आ जाएगा तो फिर कोडर क्या करेंगे, एनालिस्ट क्या करेंगे, स्टैट्स वाले क्या करेंगे, सारा काम तो एआई कर देगा। लेकिन देखिए जॉब्स उन्हीं की जाएंगी जो जैसे डॉक्टर शुक्ला ने कहा स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। स्किल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। शिक्षा यूपी की नींव है। पहले अच्छी शिक्षा का मतलब होता था सिर्फ अमीर परिवारों तक सीमित, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब थी, सरकारी कॉलेजेस में उस तरह की गुणवत्ता नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के एजुकेशनल इंडस्ट्री में जो विकास हुआ वो किसी से नहीं छिपा है। पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है, जो बदलाव आया है, बेहतर शिक्षण, आधुनिक सुविधाएं, स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा को रोज़गार से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन ज़मीन पर क्या कुछ चुनौतियां हैं, किस तरह ये बदलाव आ रहा है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, इसे समझने के लिए हम इसी क्षेत्र से जुड़े दो दिग्गजों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी पीएसआईटी कानपुर के डायरेक्टर डॉक्टर मनमोहन शुक्ला जी का, एलन हाउस ग्रुप ऑफ स्कूल्स कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा जी। आप दोनों का ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत है। साथ ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी सिमर चावला। किसी भी देश या प्रदेश की तरक्की के लिए शिक्षा एक अहम स्तंभ है। शिक्षा का अपना एक योगदान है। शिक्षा से नए अवसर जो हैं वो हमें मिलते हैं, और किस तरीके से डेवलपमेंट में शिक्षा का जो स्थान है उस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मनमोहन जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप लोग सब इस संस्था से आते हैं, एजुकेशन की इस इंडस्ट्री से आते हैं। आप लोगों के मुताबिक क्या योगदान एक एजुकेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट में है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा से हम सोच को परिवर्तित करते हैं। अल्टीमेटली जहाँ पर विकास की कोई अवधारणा की हम बात करते हैं तो वहाँ दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक एटीट्यूड और दूसरा एप्टीट्यूड। तो दोनों चीज़ों पर शिक्षा काम करती है कि आप यदि पॉजिटिवली आप थिंक करते हैं, सोचते हैं, आपकी अप्रोच रेशनल होती है, तो जीवन में बढ़ने के लिए आप 100% प्रयास करते हैं। तो शिक्षा केवल डिग्री से रिलेटेड नहीं है, आपको जीवन जीने का ढंग सिखाती है। तो शिक्षा का तो दूरगामी असर व्यक्ति की सफलता में है ही। विनोद जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपके मुताबिक उन्होंने डिग्री की बात करी, आजकल ये कहा जाता है कि डिग्री सिर्फ नॉलेज तक जो है वो सीमित नहीं होनी चाहिए, या फिर हमें उसको सिर्फ शोकेस करके मात्र डिग्री के नाम पे नहीं रखना चाहिए। एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल स्किल बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि जो डिग्री है वो एक्चुअल स्किल या एक्चुअल उस नॉलेज में कन्वर्ट हो रही है आज के समय पे? बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर शुक्ला ने बिल्कुल सही कहा। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री नहीं है। शिक्षा का मतलब है आप डिग्री सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो साथ में आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट की दिशा में अगर आप देखें, पिछले कुछ सालों में बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। पहले होता था कि स्टूडेंट सोच रहा है इंजीनियरिंग में जाएंगे, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बीएससी चला गया, बीए चला गया, और उसको ये पता नहीं कि वो क्या स्किल डेवलप करने जा रहा है। आज बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज की शिक्षा बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में जा चुकी है, और उसका पर्पज केवल सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे कोई साइबर सिक्योरिटी में जा रहा है, कोई डिजिटल एनालिटिक्स में जा रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहा है। तो अगर वो बीए भी कर रहा था और उसने एक डिजिटल मार्केटिंग की फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट ले लिया, डिजिटल मार्केटिंग मीन्स उसने अपने अंदर स्किल्स डेवलप की कि वो डिजिटल मार्केटिंग में जाएगा, तो भी वो मार्केट के लिए काम का हो गया, वो इंडस्ट्री के काम का हो गया। इंडस्ट्री को वो चाहिए, वो सिंपल बीए वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं थी। उसने सिर्फ एक सब्जेक्ट्स पता चला उस क्यूरिकुलम में थे पुराने, और उनको पढ़ के निकल आया। तो जो आज का टाइम है
बहुत चेंज हुआ है, और हम बिल्कुल सहमत हैं कि डिग्री के साथ साथ स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मार्केट के लिए राइट प्रोडक्ट हैं। आप दोनों ही डॉक्टरेट हैं, दोनों ही डिग्री होल्डर हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लोग, क्योंकि अपने अपने इंस्टीट्यूशन में वो चेंज ला सकते हैं, एक क्या चेंज आप लोग लाएंगे कि जो डिग्री है उसमें स्किल जो है वो इंक्लूड किया जाए, या फिर कहीं ना कहीं एक रिसर्च वर्क या कहीं ना कहीं और वो नॉलेज है उसको डाला जाए, ताकि वो सिर्फ डिग्री होल्डर ना बन के रह जाए, बट एक्चुअली जब वो उस एनवायरनमेंट में जाए, उस बिजनेस एनवायरनमेंट में जाए, तो कुछ कंट्रीब्यूट करने पाए। देखिए, डिग्री एक अलग चीज़ है, और डिग्री का जो आप जब प्राप्त करते हैं ना, तो उसका इवैल्यूएशन होता है। पहले इवैल्यूएशन में जब आप सक्सेसफुल होते हैं, जिसको हम एग्ज़ाम कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, जब आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो आपको डिग्री मिलती है। तो ये कहना मतलब पार्शियली इनकरेक्ट है जब हम डिग्री और स्किल को अलग अलग कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं है कि इवैल्यूएशन हुआ नहीं है, आपको डिग्री मिल गई है। इवैल्यूएशन हुआ है, वेरियस लेवल्स के इवैल्यूएशन होते हैं, उसके बाद डिग्री मिलती है। तो जब इवैल्यूएशन किया गया तो कहीं न कहीं आपके स्किल सेट का भी जजमेंट किया गया है। अब एक बात तो ये है कि स्किल का एनालिसिस, स्किल का टेस्ट वहाँ पर हुआ है, आपके अंदर स्किल सेट देखी गई है, तभी आपको डिग्री मिली है। लेकिन वो डिग्री मिल करके आपने उस स्किल सेट के इन्हेंसमेंट पे कितना काम किया है, ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। जैसे एक गायक है, अब जब वो गाना गाता है तो उसके पीछे का उसने कोर्स किया हुआ है। अब जब कोर्स करने के बाद में वो एक गायक हो गया, सर्टिफाइड सिंगर हो गया, तो क्या उसके बाद में प्रैक्टिस करना बंद कर देता है या दूसरे रागों पे काम नहीं करता है वो? तो स्किल इन्हेंसमेंट एक अलग चीज है और डिग्री अलग चीज है। अब डिग्री और स्किल इन्हेंसमेंट को जब हम एक साथ एक सूत्र में बांध देते हैं तो फिर वो समाज के लिए भी उतना ही उपयोगी हो जाता है जैसे एक गायक उपयोगी हो जाता है, जैसे एक कवि उपयोगी हो जाता है। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि टीचर या जो भी रिसर्चर जो भी है उसको इस स्किल सेट पे, अपने स्किल इन्हेंसमेंट पे काम कर रहा है तो वो समाज के लिए उपयोगी बना रहेगा। हम जब समाज की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के लिए उपयोगी वो व्यक्ति है जिसके पास स्किल सेट है, और स्किल सेट एक बाई प्रोडक्ट है किसका? डिग्री का। मैं समझता हूं उत्तर आपको मिल गया है। वक्त बदल रहा है, जिस तरीके से हर इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग हो रहा है, एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका इस्तेमाल, प्लस आप लोग के भी जो स्टूडेंट्स हैं जब वो प्लेसमेंट पे जाते हैं, क्या आपको लगता है कि पहली चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, लोग बता रहे थे कि एआई है जॉब्स ले लेगा, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग की इंडस्ट्री में आपको लगता है कमी आई है या इफेक्ट पड़ा है? देखिए, अगर आप एआई की बात करें, ऐसा नहीं है कि एआई कोई जॉब लेने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, जब कैलकुलेटर आया था तो मैथमेटिक्स वाले लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी कि अब तो मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी, कैलकुलेटर से सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। ऐसे ही जब मशीन्स आई तो लोगों ने कहा अब लेबर क्या करेगा। वही सिचुएशन आज एआई की है। जब एआई आ गया तो कहने एआई आ जाएगा तो फिर कोडर क्या करेंगे, एनालिस्ट क्या करेंगे, स्टैट्स वाले क्या करेंगे, सारा काम तो एआई कर देगा। लेकिन देखिए, जॉब्स उन्हीं की जाएंगी जो, जैसे डॉक्टर शुक्ला ने कहा, स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे। स्किल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, और आज का जो टाइम है उसमें एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, एआई को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो काम आप सिंगल विदाउट एआई करेंगे 1 मिनट में, उसको 10 सेकंड में कर देगा एआई के साथ। तो दैट इज़ द डिफरेंस। अभी रिसेंटली एक काम हुआ है, जितनी बग्स होंगी वेबसाइट में, एआई टूल डेवलप हुआ है जिससे वो बग्स पता लग जाएंगी कौन सी हैं। तो बहुत बड़ा थ्रेट ये आ रहा है कि अगर ये हैकर्स को पता लग गई तो सिक्योरिटी ब्रेक हो जाएगी सबकी। तो यहाँ पे सिचुएशन ये नहीं कि एआई से डरना है, आप अपनी बग्स को रिमूव करिए, दैट इज़ द पॉइंट। तो कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ेगा। और बात बिल्कुल सही है कि डिग्री के साथ स्किल ज़रूरी है। क्यों? इसका एक बेसिक रीज़न है। देखिए, इंडस्ट्री और एकेडमिक्स में एक गैप रहता है। जब तक एकेडमिक्स में सिलेबस रन करता है, चलता रहा, तब तक इंडस्ट्री कहीं आगे पहुंच जाती है। उस समय जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, वो उन स्किल्स पे हो रहा है जो 10 साल पहले की ज़रूरत थी। टाइम बदल गया, तो या तो आप पूरा सिलेबस चेंज कर दीजिए। जो हम लोगों का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम अभी तक चला आ रहा था, वो थोड़ा थोड़ा अब चेंज हो रहा है, ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है। उसमें ये इतना आसान काम नहीं था पहले।
एक सिलेबस है 20 साल चला, जैसे आपको पता है NEP 2020 आने में ही कितने साल लग गए, वही पुराना सिलेबस चलता चला आ रहा था, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। तो यहाँ ज़रूरत होती है कि आपको अपडेट करने की, जब आप सिलेबस चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस अपडेशन में ही साथ साथ आपको इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, लीडिंग इनोवेटर्स के साथ, लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ करना पड़ेगा। जैसे उसी का एक एग्जाम्पल है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, जैसे हम लोग अपने एलन हाउस इंस्टीट्यूशंस में कराते हैं, 2 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराते हैं। वन इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, और दूसरी होती है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी विद मशीन लर्निंग, जो कि ऑलमोस्ट आपने जो टर्म्स लिए सबको कवर करती हैं, मे बी AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक एंड ऑल। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्निक्स के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं, वो इंटर्नशिप्स में जा पाते हैं लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में, जैसे हमारे वहाँ से जाते हैं, DRDO में जा रहे हैं, IISc बेंगलोर में जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन ये है कि आपको मार्केट के साथ अपडेट करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात की AI से डरने की, AI से डरने की ज़रूरत नहीं है, AI के साथ अपने आप को कोप अप करने की ज़रूरत है। आपसे ये सवाल है मेरा मनमोहन जी, आपने अपने इंस्टीट्यूट में क्या वो चेंजेस लाए हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अडेप्टेबिलिटी के लिए किस तरीके आप लोग काम कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में? देखिए, इसको समझने के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो अब्रॉड के फेमस इंस्टीट्यूशन है, कि वहाँ पर एजुकेशन के साथ में इनोवेशन चलता है। आप कह लीजिए कि इनोवेशन का जो धरातल है, जो बेस है, वो इंस्टीट्यूट है, वो इंडस्ट्री नहीं है। तो उसके लिए क्या है, लैब या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आप एग्जांपल लीजिए, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, वहाँ उन सभी यूनिवर्सिटी में जितनी बड़ी अमेरिका की कंपनी हैं, उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उनके लैब वहाँ पर ही मिलेंगे आपको। आप गूगल लीजिए, आप मेटा लीजिए, फेसबुक लीजिए, एप्पल लीजिए, जो भी लेंगे, उन सब की जो लैब है, उन सब की जो सबसे बड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, वो वहाँ के रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन, रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज़ में हैं। मतलब एक तरफ क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, बगल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, लैब है, वहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इंडस्ट्री और एजुकेशन सिस्टम पैरेलल चलते हैं। वहाँ पर जो इंडस्ट्री की नीड है, उसको एजुकेशन सिस्टम समझता है, जो प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री की, उनका सलूशन एजुकेशन सिस्टम निकालता है। अल्टीमेटली यही कॉम्बिनेशन बेस्ट है। और जो आपने औद्योगिक क्रांति आपने अमेरिका से शुरू होकर के फिर यूरोप से फिर चाइना तक आया, चाइना ने इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया। आज वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, वो यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से बेटर है। क्यों? उन्होंने इसी फार्मूले पर गहन रूप से काम किया और इतने बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने दिए कि दुनिया आज ये देख रही है, ये आश्चर्यचकित है कि इतने बेहतरीन इनोवेशंस चाइना से कैसे निकल करके आ रहे हैं। हमने इस चीज़ को समझा और इसी चीज़ का प्रयोग हम अपने इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं कि जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट में होने चाहिए। हमने इस्टेब्लिश किए, चाहे वो वेरिएबल डिवाइसेस है, चाहे AI है, चाहे मशीन लर्निंग है। और मूलतः एक बात है कि जब कभी भी आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, लैब हैं, इनमें जाकर के बच्चा 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में जाकर के इन पे काम करता है, लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजीज़ के लिए बेसिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यदि शॉर्ट में करें, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग हैं या ना भी हैं यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 70 से 80% जो इंग्रेडिएंट्स है, जो पढ़ना है, वो मैथमेटिक्स है। तो आप अब मैथमेटिक्स पढ़ाना बड़ा आसान काम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसका प्लानिंग करने के लिए बहुत हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज नहीं चाहिए, हमें केवल विल पावर चाहिए, विजन चाहिए कि हमें कैसे इसको करना है। हमने इसको किया और फर्स्ट ईयर से हमने प्लान किया कि इससे संबंधित, AI से संबंधित, मशीन लर्निंग से संबंधित जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उनको फर्स्ट ईयर से शुरू करें। एक बहुआयामी पाठ्यक्रम बनाया जो AI के लिए आवश्यक है और उस पर हमने काम किया। 2 साल बच्चा इस पे काम करता है। इसके बाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे जो उसने पढ़ा है उसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है। और इसी के तारतम्य में एक बात बताऊं, हमने ऐसे में कानपुर में SMME में तमाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, बहुत इंडस्ट्री यहाँ पर है। हमने कानपुर के कमिश्नर विजन पांडियन जी से मिल करके एक MOU साइन किया
कि यहाँ की जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। इनकी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, और यदि उसी में हम एआई लगा दें, मशीन लर्निंग लगा दें, डीप लर्निंग लगा दें, आईओटी लगा दें, ब्लॉकचेन का यूज़ कर लें, तो निश्चित तौर पर वो समस्याएं दूर हो करके जो कानपुर का जो उद्योग जगत है उसको एक नई दिशा मिलेगी। इस तरह से टोटल 120 यूनिट्स पे हमने उनसे वार्तालाप किया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, और आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी 120 जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमारा सिस्टम उनको सलूशन दे रहा है। वहाँ ब्लॉकचेन से संबंधित जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है हम कर रहे हैं। इस तरह से शिक्षा को, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सोल्यूशन मिल रहा है, ये जो सोल्यूशन फार्मुलेट कर रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में बेसिकली कोऑर्डिनेशन, इसी की हम बात करते हैं कि चूंकि होना चाहिए एक बेटर डेवलपमेंट के लिए। अगला सवाल मेरा आपसे है, वक्त बदला है, जनरेशंस भी बदली हैं, ये तो बात हो गई एजुकेशन की। बिल्कुल। जो लोग हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, उनके बिहेवियर में भी बदलाव है। मैनेज करना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा रिसेंट टाइम्स में कई इंस्टीट्यूट्स में, इंक्लूडिंग यू, कई स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तक आई, आप लोगों ने मैनेज किया उसको। आजकल का जो स्टूडेंट है वो क्रिएटिव ज़्यादा है, और अगर सेंसिटिविटी की बात करी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समझाना उनको उसमें पड़ता है। आप लोग कैसे टैकल करते हैं? क्या पढ़ाने का तरीका भी या इंटरेक्शन का तरीका भी, उसमें भी कोई बदलाव लाए हैं आप लोग? देखिए, स्टूडेंट्स वैसे ही हैं, स्टूडेंट्स में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बायोलॉजिकल चेंज नहीं है। देखिए, डिफरेंस यही है, जब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी तो अंदर असंतोष आता है। वो एक्सपेक्टेशंस किसी भी तरह की हो सकती हैं। भाई जितना आप इनपुट दे रहे हो, अगर उतना आउटपुट नहीं आया तो आप परेशान हो जाएंगे। वो समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन में आता है और समटाइम्स उससे और आगे चला जाता है। तो इसमें यही चीज़ है कि स्टूडेंट जो आया है वो सपने लेके आया है आपके वहाँ, वो कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आया है, तो आपको सबसे पहले इस पर काम करना होगा कि जो एक्सपेक्टेशंस वो लेके आया था पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि खाली आप बातें करें, बातें ज़्यादा हो और काम नहीं हो रहा हो ग्राउंड लेवल पे। तो देखिए, बच्चा तभी असंतोष में आता है जब उसकी एक्सपेक्टेशंस कहीं अनफिल्ड हैं। बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आया, और जैसे फर्स्ट ईयर, अगर हम बीटेक की बात करें, वी आर एसोसिएटेड इन बीटेक, तो जैसे हम बीटेक की बात करें तो 4 साल के लिए बच्चा आया तो उम्मीद लेके आया है कि फर्स्ट ईयर में मैं क्या करूँगा, मुझे क्या मिलना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे बहुत सारी जगहों में ये सोचते हैं कि हम कुछ स्टूडेंट्स पे काम करें और बाकी स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, लेट देम डू, कि क्या कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मान लीजिए कहीं पे ऐसा हुआ कि 1000 स्टूडेंट्स थे, आपने 50 पे काम कर लिया और 50 के लिए सब कुछ कर दिया और आपका नाम हो गया, बाकी 950 क्या कर रहे हैं? तो 950 में तो संतोष आएगा। तो कहीं ना कहीं हमको बच्चों को समझना होगा, हर एक स्टूडेंट तक पहुँचना होगा। जैसे हम अपने वहाँ का बताते हैं, हमारे वहाँ हम लोगों ने यूएसए की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है, काइंड ऑफ हम लोगों ने कंपनीज अपने वहाँ इस्टेब्लिश कर रखी हैं, मतलब अभी जस्ट अबाउट टू फाइनलाइज है। और उसमें हमारा काम ये होगा कि लास्ट बच्चा तक, जो सबसे कमज़ोर बच्चा कॉलेज का है, अगर वो अनप्लेस्ड रह जाता है समहाउ, तो हम उसको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करा के प्लेसमेंट कराने के लिए जाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अगर बच्चा जो एक्सपेक्टेशन आपसे लेके आया था वो सारी फुलफिल्ड हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। उसकी जो एनर्जी है उसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करिए। बच्चा जो इस जनरेशन का है बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, तो एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई में अभी हमने देखा कि क्वेश्चंस में जो एरर आ रहे हैं या तमाम दोबारा री एग्जामिनेशन की जो नौबत आ रही है, इसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो हम सब जानते हैं कि उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्या तनाव है। एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप लोग उससे क्या सफ़र करते हैं और आप लोग पे किस लेवल पे जाके वो इफेक्ट हो रहा है? हम अपने इंस्टीट्यूशन या ग्राउंड लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं एक कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे कि ये था कि नीट का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जून के सेकेंड वीक तक आ जाएगा, या सीबीएसई का जो 12th का जो रिज़ल्ट है, अब 12th का रिज़ल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अब जब अनाउंस हो गया तो देश की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अपने यूपी की बात करें तो
टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी की जो है, या एमपी की भी है, राजस्थान की भी, सब ने अपना काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल दिया कि 25 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 10 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब सीबीएसई का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी एनोमलीज हैं, विसंगतियां हैं, तो उस कारण से अब निश्चित तौर पर जो शेड्यूल है जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है उस शेड्यूल को थोड़ा हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा। केवल इतना ही अंतर आता है कि हो सकता है कि जो सेमेस्टर हमने प्लान कर रखा था कि 25 जुलाई से फर्स्ट सेमेस्टर शुरू कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट ने भी कहा था, सरकार ने भी कहा था, इसके कारण से हो सकता है कि जो सेमेस्टर कमेंसमेंट है वो थोड़ा डिलेड हो जाए। इसके अलावा कुछ चीज़ें नहीं होती, चूँकि ये स्वाभाविक रूप से है, सरकार इसमें अपना काम करती है, बड़ी तल्लीनता के साथ करती है। और आप देख ही रहे हैं कि दोबारा जो नीट का एग्जामिनेशन है उसकी डेट भी ऑलरेडी अनाउंस्ड है और उसका किस तरह से उसको सुचितापूर्ण ढंग से किया जाएगा, गवर्नमेंट उसके लिए काम कर ही रही है। एक इंस्टीट्यूशन के लिए हम बात करें तो बस यही है कि जो हमारा कैलेंडर है, ओवरऑल कैलेंडर है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से समाज के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, वो आप लोगों ने सुना, तमाम इश्यूज़ पे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद शिवान, धन्यवाद। जी धन्यवाद।